Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स में जो पेपर 8 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 2 की चर्चा आज के क्लास में करेंगे। ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पीजी और यूजी दोनों के कोर्स में ये दिया गया है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स में पेपर 8 में दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर है, और यूजी सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर 4 में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। और ये दोनों जो है कॉमन टॉपिक है, उनको भी पढ़ना है और पीजी वाले को भी पढ़ना है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ यह जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ इंडियन सिटीजन भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वह आप जानें। और इस टॉपिक यूनिट 2 के अंतर्गत हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में और ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 3 चीज़ें हैं जिनका वर्णन संविधान में है और इनको हमें देखना है। हम 1 बाय 1 अपने अलग अलग क्लासेस में इसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग आज जो है फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करेंगे और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या हैं, इनका विकास कैसे हुआ है, ऐतिहासिक विकास, इसकी चर्चा करेंगे। भारत में मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ उसको देखेंगे। संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, मूल संविधान में क्या थी और अभी क्या है, और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग इन सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है हम लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, इसके मौलिक अधिकार क्या हैं इनसे शुरुआत करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वह मूल अधिकार है जिससे किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है या उसके विकास के लिए आवश्यक है। और यह अधिकार जो है किसी भी राष्ट्र की जो मौलिक विधि होती है, अर्थात संविधान के द्वारा ये अधिकार जो है वहाँ के लोगों को, अपने देश के लोगों को दिए जाते हैं और सामान्यतः सामान्य विधि से इसमें कोई संशोधन जो है वो नहीं हो सकता है और इसमें परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना होता है। और यह मौलिक अधिक और न्याय योग्य होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं न्याय योग्य होते हैं और देश का कानून इन अधिकारों की रक्षा करता है और इसका उत्तरदायित्व जो है वो जो न्यायपालिका है देश की उस पर होता है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, नागरिकों को वो अधिकार दिए जाते हैं। जो अधिकार वो मौलिक होते हैं, क्योंकि मौलिक संविधान से मिलते हैं इसलिए हम उसे मौलिक कहते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए भी हम इसको मौलिक कहते हैं। और वास्तव में मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को जो है वो राज्य के विरुद्ध जो है संविधान द्वारा इसको नागरिकों को दिया जाता है। इसकी रक्षा जो है न्यायपालिका करती है और जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, लोक एवं लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। और ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार हैं, अर्थात मौलिक अधिकार में 3 चीज़ें जो हैं निहित होती हैं। पहला कि यह जो है संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, दूसरा यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया जाता है और तीसरा इसकी रक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। ये तो मूल बातें थी मौलिक अधिकार के बारे में। अब हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे जो मौलिक अधिकार है उसका विकास कैसे हुआ, अधिकारों का विकास कैसे हुआ। तो वैश्विक मौलिक अधिकार के ऐतिहासिक विकास के क्रम में सबसे पहले 1215 में के इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में उसको देखा जा सकता है। और मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में लोगों को न्यूनतम अधिकार देने के लिए लाया गया था, जो कि ब्रिटिश राजा के विरुद्ध लोगों को दिए जाने वाले
उन अधिकारों में से प्रथम था और जो कि लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया गया था। अतः इस 1215 के कानून को मौलिक अधिकार के मैग्ना कार्टा के रूप में भी हम जानते हैं। और बाद के कालों में इंग्लैंड में अनेक राजनीतिक चिंतकों के द्वारा मौलिक अधिकार को दिए जाने के लिए अपने अपने विचार समय समय पर प्रस्तुत किए गए। और उनमें से एक विचारक थे जॉन लॉक। उनका नाम जो है काफ़ी प्रमुख है। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की जो उन्होंने बात की है उसके कारण वो बहुत ही फेमस भी हुए थे, और जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा करते हुए यह स्वीकार किया था कि लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, और जैसे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है तथा जीवन का अधिकार है। तो कुछ जो अधिकार है व्यक्ति को उनके जीवन से ही प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, और शासक या शासन के द्वारा नहीं उसको छीना जाना चाहिए। बाद के कालों में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, संदेश स्थापित किया गया, और फ्रांस ने अपने नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को संविधान में शामिल कर लोगों को अधिकार देने के लिए जो है संवैधानिक व्यवस्था की प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद 1791 में अमेरिकी संविधान में जो संशोधन हुआ, तो उस संशोधन के साथ ही दास प्रथा का उन्मूलन करने के लिए अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, जगह दी गई अमेरिका के द्वारा। और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत के बाद के कालों में दुनिया के विभिन्न संविधानों में मौलिक अधिकार को संविधान में जगह देने की कवायद शुरू की गई, और इसी का परिणाम था कि जर्मनी के वाइमर संविधान जो है तथा आयरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम पर जिसको जाना जाता है, इसके उपरांत उसमें शामिल किया गया। और इसके उपरांत विश्व के तमाम देशों में मौलिक अधिकार और मानव अधिकार को संविधान में जगह देने के लिए दबाव बढ़ता गया, और दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों में इसे मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। तो ये तो कुछ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में था। अब हम देखते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों का जो विकास हुआ वो कैसे प्रारंभ हुआ। तो भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले सन 1895 में मांग की गई थी कि भारतीयों को दैहिक स्वतंत्रता और जीवन रक्षा से संबंधित अधिकार दिए जाने चाहिए, और इस मांग को ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकार भी किया गया था। और ये मांग उस समय की गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा बेवजह भारतीयों पर जुल्म ढाया जा रहा था, और उन्हें कभी भी गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। अतः न्यूनतम अधिकारों की मांग भारतीयों के द्वारा की गई थी, और इसी मांग को सन 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल विधेयक में लाया गया था, और जिसमें भारतीयों की मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई। और फिर इसके बाद सन 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल में इन अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई, और सन 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कि मद्रास में आयोजित हुए थे, यह संकल्प पारित कर यह निर्धारित किया गया कि भावी संविधान का निर्माण या घोषणा मौलिक अधिकारों पर आधारित होगा। और फिर सन
1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को स्वीकार करने की बात कही गई और फिर सन 1931 में के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग को दोबारा से दोहराया गया, परंतु कुछ दुखद स्थिति तब हो गई जब इन मांगों के बावजूद भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इन अधिकारों को कोई जगह नहीं दी गई। परंतु सन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के गठन की घोषणा करते हुए यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए, और इसी का परिणाम था कि संविधान सभा में सन 22 जनवरी जब परिणाम था कि संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, तो उसमें यह स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दिया जाएगा, और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संविधान सभा में एक मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति का भी गठन किया गया, और जिसे यह काम सौंपा गया कि वह समिति सिफारिश करे कि भारतीय संविधान में किन किन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में जगह देना है। इस समिति का गठन 27 फरवरी 1947 को किया गया। समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य सदस्यों में जेबी कृपलानी, मिनी मानसिनी, केपी साहा, अलादी कृष्णा अय्यर, स्वामी अय्यर, के.एन. मुंशी, सरदार हरमान सिंह, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हेसा मेहता, के.एम. पाणिकर तथा राजकुमारी अमृत कौर आदि इसमें शामिल थे इस कमेटी में। और इस समिति के परामर्श के उपरांत संविधान सभा में 38 दिनों की लंबे विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जन्म दिया गया या स्थान दिया गया। तो ये थे मौलिक अधिकार। अब इन संविधान सभा में मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए, जैसे कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार के लिए गठित जो समिति थी के द्वारा संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान 2 उपाय सुझाए गए थे, और उसके अनुसार वैसे मौलिक अधिकार जो तुरंत दिए जाने हैं, साथ में उसके बिना उस काम नहीं चल सकता, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे अधिकार जो मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाना था। परंतु दूसरी ओर जो था, इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि वैसे अधिकार जिसे तुरंत दिया जाना संभव नहीं है, परंतु व्यक्तियों को आने वाले समयों में इसे देने की आवश्यकता पड़ेगी या है, उसे नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया, ताकि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा धीरे धीरे विभिन्न कानूनों के माध्यम से इन अधिकारों को लोगों को दिया जा सके। और दूसरा कारण यह भी बताया गया कि भारत की सामयिक परिस्थितियां अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वैसी नहीं है कि तुरंत सारे अधिकार जो है लोगों को दिए जा सकें। और इस प्रकार शुरुआती काल में मौलिक अधिकारों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो जो तुरंत दिए जाने वाले अधिकार थे उनको मौलिक अधिकार में रखा गया भाग 3 में, और दूसरा जो था आने वाले समयों में दिए जाने वाले अधिकार उनको नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भाग 4 में संविधान के शामिल किया गया। प्रारंभ में जो संविधान जब हमारा बना तो काफ़ी विचार विमर्श, संविधान सभा में काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत के नागरिकों को 7 तरह के मौलिक अधिकार जो हैं उस समय जो है दिए गए थे, जिसमें पहला था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट
टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बाद सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड लास्टली संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये 7 अधिकार जो हैं प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना उस समय भाग 3 में इन सारे अधिकारों को दिया गया था और 7 मौलिक अधिकारों को दिया गया था। लेकिन बाद में वर्तमान आज की परिस्थितियों में जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ जो 1978 में किया गया, और इस संशोधन के द्वारा जो हमारा 6ठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको संपत्ति के अधिकार को जगह दी गई और इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वह 6 हो गई और 6 है, जिसमें से मौलिक संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा के बाकी सारे अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार आज वर्तमान में भारत के नागरिकों को दी गई है, जो भारत के संविधान के भाग 3 में जो है वर्णित है। 12 से लेकर 35 तक इन अधिकारों का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इसमें जो है जो समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक उनका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक है, और संवैधानिक शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार जो 29 और 30 में है, और लास्टली संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौलिक जो अधिकार है उसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इन सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार की। चूँकि मैंने शुरू में भी बताया कि मौलिक अधिकार मूल संविधान के द्वारा प्रदत्त वो बेसिक राइट्स हैं जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के जीवन के लिए। तो इसलिए इसकी विशेषता या महत्व भी है। पहला जो इसका विशेषता है मौलिक अधिकारों की कि यह अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाते हैं। दूसरा है भारत में दिए गए मौलिक अधिकार दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक हैं। तीसरा जो है इसकी विशेषता कि भारतीय संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार कुछ नागरिकों को दिए गए हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के अलावा विदेशियों को भी दिए गए हैं। ये इसकी एक विशेषता है। चौथी जो विशेषता है कि मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। पांचवी जो विशेषता है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून का निर्माण करता है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में शरण लिया जा सकता है। नेक्स्ट, सभी मौलिक अधिकार के बदले सभी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके बदले कुछ अपवाद भी शामिल किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार में आरक्षण की व्यवस्था को उससे बाहर रखा गया है। इसके बाद मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर, जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21, सभी मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं। लास्ट, मौलिक अधिकारों के पीछे यह उद्देश्य है कि राजनीतिक सत्ता या राज्य लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके, ये व्यवस्था की गई है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। मौलिक अधिकार जो है उसकी कुछ विशेषताएं थी जिसको हमने देखा। इसके बाद जो है हम लोग जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे और उन मौलिक अधिकारों की चर्चा
करेंगे और उसमें सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है उसमें 12 से 35 तक, जैसा कि मैंने कहा है कि है व्यापक मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 12 में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और इसके अनुसार राज्य कोई की जो परिभाषा दी गई है उसमें कुछ बातें समाहित की गई हैं, जैसे कि पहला, संघीय और कार्यपालिका एवं विधायिका ये राज्य का हिस्सा होंगी। दूसरा कि राज्य कार्यपालिका एवं विधानपालिका। तीसरा, स्थानीय निकाय जो राज्य से संबंध रखते हैं, जैसे पंचायती राज या नगर पंचायत, नगर पालिका आदि। और अन्य वैधानिक एवं गैर सरकारी प्राधिकरण जो राज्य से संबंध रखता है, जैसे कि बैंक, LIC, ONGC, सेल वगैरह। और इस तरह राज्य की एक व्यापक परिभाषा जो है दी गई है एवं इनके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने पर न्यायालय में इसके विरुद्ध चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकारों का ही अनुच्छेद है, तो इसमें विधायिका या कार्यपालिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उसका अतिक्रमण करता है। और इस अनुच्छेद की एक व्यापक परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार कानून का अर्थ क्या है, तो कानून के अर्थ के बारे में बताया गया है। पहला, स्थानीय कानून जो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश। तीसरा, गैर संवैधानिक विधायी कानून जैसे लॉ गॉड के नियम आदि। चौथा, कानून के गैर विधायी स्रोत जैसे आयात शुल्क या कानून के बल पर कोई वसूली। तो उपरोक्त किसी भी कानून के द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो ये व्यवस्था जो है अनुच्छेद 12 और 13 में की गई है। इसके बाद शुरू होता है हमारा मौलिक अधिकार, जो मेन हमारा मौलिक अधिकार है, जिसकी व्याख्या 14 से लेकर 32 तक की गई है। और जो 14 हमारा जो है पहला जो मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार, अब हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। और समानता के अधिकार के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि भारत में किसी भी प्रकार किसी भी आधार पर, जैसे धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। समानता के अधिकार में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है एवं विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिक कानून में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है कानून की नज़र में, बल्कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समान स्थिति प्राप्त है और साथ ही साथ सभी व्यक्ति को कानून के द्वारा समान संरक्षण भी प्राप्त है, अर्थात कानूनी समानता के साथ साथ कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। और इस अनुच्छेद में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहला, कानूनी समानता, इस सिद्धांत को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और दूसरा, कानूनों के समक्ष समान संरक्षण, इस सिद्धांत को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाएंगे सभी पर एक समान लागू किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, और इसके कुछ जो अपवाद हैं तो इसमें अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी दंडिक जो कार्रवाई है या न्यायालय में संभव उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता है, उनको उनसे
उनको मुक्त रखा गया है, जो एक अपवाद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें अपवाद के रूप में एक दिया गया है कि आपातकाल के समय इसे अनुच्छेद 14 जो है उसको रद्द किया जा सकता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार विदेशी राज्य या प्रमुख या राजदूत को विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो उस पर भी कुछ ये अनुच्छेद लागू नहीं होते। तो ये कुछ इसके अपवाद थे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगी, जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर, और खासकर उन स्थानों में जो कि सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि दुकान, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन की चीज़ें, कुआं, तालाब, सैर, मंदिर आदि जो स्थान है उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसके भी कुछ अपवाद हैं अनुच्छेद 15 के, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए, जो कमज़ोर तबके का है, कुछ विशेष व्यवस्थाएं कर सकती है। ये राज्य को पावर दिया गया है, और यह एक अपवाद है, क्योंकि जहाँ एक और समानता की बात की जा रही है वहाँ कुछ विशेष सुविधाएं कुछ विशेष वर्ग को दिए जा रहे हैं, तो इसलिए ये एक अपवाद है। दूसरा कि इसी प्रकार राज्य को यह भी अधिकार होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकती है। तो ये भी एक अपवाद है जो अनुच्छेद हमारा 15 है उसके तहत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16, और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। इस अनुच्छेद में दो बातें कही गई हैं। पहला कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होगा, और दूसरी बात कही गई है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इसके आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, जबकि समान योग्यता वाले स्त्री और पुरुष को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और इसके अंतर्गत दो कंडीशंस हैं उसमें वो करता है। और इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि संसद कानून बनाकर राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन आने वाले वर्ग या वर्गों के पद पर नियुक्ति के संबंध में निवास स्थान नामक विषयों पर कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। और दूसरा कि पिछड़े हुए नागरिकों, खासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनसे संबंधित लोगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके लिए सरकार व्यवस्था कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं हो, और अनुच्छेद 365 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये इसके कुछ अपवाद हैं। इसके बाद जो समानता के अधिकार के अंतर्गत जो अगला अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 17, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, और इसमें अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी को खत्म करने की बात की गई है, और इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात छुआछूत जो है एक दंडनीय अपराध है, और इसके लिए संसद अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया है, और इसे 1976 में संशोधित भी किया गया है। और अब इस अधिनियम का नाम जो है बदलकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1955 था, उसको अमेंडेड बाय 1976 के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा इसे और भी कठोर बना दिया गया है, जिसके तहत
छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है और इसके तहत 6 माह की कारावास एवं 500 रुपये तक का दंड की व्यवस्था की जा सकती है या दोनों की जा सकती है। और इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत जो अंतिम अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 18 और इसके अंतर्गत उपाधियों के अंत की बात की गई है। इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, जिसमें कुछ बातें कही गई हैं। पहली बात जो है, कोई भी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी, कोई भी किसी राज्य के तहत कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। दूसरा, भारत के हर नागरिकों को विदेशी उपाधि ग्रहण करने से पूर्व उस पर रोक लगाई गई है। और तीसरा, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि ग्रहण करता है तो इससे पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। और चौथा, कि राज्य के तहत किसी लाभ पर रहते हुए विदेशी सेवा, वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं बिना राष्ट्रपति के अनुमति से कोई भारतीय नागरिक ग्रहण नहीं कर सकता है। ये व्यवस्था है इस अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। इसके भी कुछ अपवाद हैं। पहला जो अपवाद है कि यह प्रतिबंध राज्य पर है, जबकि विश्वविद्यालय, नेताओं एवं विद्वानों एवं अन्य गुणी जनों को यह उपाधि या सम्मान दिया जा सकता है। एकेडमिक फील्ड में, कला संस्कृति के फील्ड में अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो कुछ उपाधियां जो दी जाती हैं वो दी जा सकती हैं, और यह एक अपवाद है इस अनुच्छेद 18 का। दूसरा, राज्य सेना या विधि सैनिक उपाधियां जो होती हैं वो भी दिया जा सकता है इसके अंतर्गत। और तीसरा, राज्य समाज सेवा के लिए सम्मान एवं पुरस्कार दे सकता है। तो ये 3 अपवाद हैं अनुच्छेद 18 के, और इस प्रकार समानता का अधिकार काफ़ी व्यापक है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विस्तृत रूप में इसका वर्णन किया गया है। और इसके तहत कुछ अपवादों को छोड़कर यह प्रयास किया गया है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा समानता स्थापित किया जा सके। तो ये हमारा था पहला, हमारा जो मूल अधिकार था, समानता का अधिकार वो। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसकी चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। और संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत 6 तरह की अन्य और स्वतंत्रताओं की बात की गई है। और 19 में कहा गया है कि वाक की स्वतंत्रता से संबंधित स्वतंत्रता या सुरक्षा, और इसके अंतर्गत जो है 6 और स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, समुदाय, समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने विचरण करने की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा, व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 जो वाक की स्वतंत्रता से संबंधित है उसके अंतर्गत ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और ये सभी 19 क्लॉज ए, 19 क्लॉज बी, 19 क्लॉज सी करके डी तक हैं। और इसके भी कुछ अपवाद हैं। और इसका जो पहला अपवाद है अनुच्छेद 19 का, तो इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए खास तौर पे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इस साइड्स के जो स्टेट हैं या 6 सिस्टर्स स्टेट जिसको कहते हैं, उसमें विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा जो है वो पहले था, अब नहीं है, 370 जो था, अभी तो 370 हट गया है। तो जम्मू कश्मीर पहले जो था राज्य जो था,
में देश के किसी भी राज्य में निवास करने के रूप में निवास नहीं कर सकता था जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो था अपवाद था एक स्वतंत्रता का जो अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत ये अपवाद थे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 जो है अपराध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराध दोष सिद्धि के रूप में किसी भी व्यक्ति और नागरिकों को कुछ संरक्षण प्राप्त हैं। जैसे कि पहला, जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके द्वारा अपराध करते समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। और दूसरा, किसी व्यक्ति पर अपराध के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। और तीसरा, किसी अपराध में अभियुक्त को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, साथ ही वह स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ अधिकार जो हैं, संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है दिया गया है, जिसको जीने का अधिकार भी कहते हैं। और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर इस अनुच्छेद के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता। और इस अनुच्छेद को आपातकाल काल के समय भी सीमित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ, उसमें प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों को देनी है, उस प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A या उसको अनुच्छेद 21 क कहेंगे के अंतर्गत जोड़ा गया है 2002 में संशोधन के द्वारा। और इसके तहत यह वकालत की गई है कि जिस प्रकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी, प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त करना उनका अपना एक मौलिक अधिकार है और इसके बिना उसका विकास संभव नहीं हो सकता है। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का जिक्र किया गया है और उसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके पूर्व यह अधिकार जो था, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था। लेकिन 86वां संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ, उसके तहत इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद आता है अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 22, इसमें है गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण की बात की गई है। और इसके अनुसार गिरफ्तारी और नज़रबंदी की अवस्था में नागरिकों एवं व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है और इसमें कुछ बातें कही गई हैं, संरक्षण दिया गया है। जैसे पहला, बंदी बनाए गए व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी गृह में बंद नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जाने कि उसे किस जुर्म में, कौन से एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट संरक्षण दिया गया है वो है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अपने वकील से परामर्श लेने की भी स्वतंत्रता होगी। व्यक्ति अपने ज़रूरत के अनुसार वकील रख सकता है लीगल एडवाइस करने के लिए, यह उसका अपना एक अधिकार होगा। और तीसरी जो बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को बंदी जिसको बंदी बनाया गया है, उसको 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं, दिए गए हैं, संरक्षण दिए गए हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत लोगों को, भारतीय लोगों को। और इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि
व्यवस्था एक थी निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर ये सारे अधिकार जो हैं लागू नहीं होते हैं, जो उपयुक्त अधिकारों की मैंने चर्चा की। दूसरा, शत्रु देश के निवासियों को गिरफ्तार किया जाता है तो भी उस पर यह लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 22 के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि वे निवारक निरोध कानून बना सके, और यह कानून वैसा ही कानून है जिसमें देश की सुरक्षा के लिए किसी भी अपराध होने से पूर्व या उसके होने की आशंका के पूर्व किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सके, और इस तरह से कोई भी घटना या कोई ऐसा अपराध होने से रोका जा सकता है। और अब तक बनाए गए जो निवारक निरोध कानून हैं उनमें से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, इसे 1971 में ये बनाया गया और 1978 में इसे हटा दिया गया, जिसको शॉर्ट में हम लोग मीसा भी कहते हैं, MISA। दूसरा जो है विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं वैशन निवारक अधिनियम 1974 जो अभी भी लागू है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो 1980 में बनाया गया, 1980 में बनाया गया, ये भी अभी लागू है। इसके बाद कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और रख रखाव से संबंधित अधिनियम 1980 जो अभी भी लागू है। इसके बाद आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम, जिसको शॉर्ट में टाडा भी कहते हैं, TADA, जो 1885 में बनाया गया था और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मादक द्रव्य एवं मानसिक वस्तुओं आदि का गैर कानूनी धंधा निवारण अधिनियम 1988 और यह अभी भी लागू है। इसके बाद आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 में अभी लागू नहीं है और इसे 6 दिसंबर 2004 को समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से जो अनुच्छेद 22 है उसके तहत जो अपवाद है निवारक निरोध अधिनियम के तहत समय समय पर जो है कुछ कानून बनाए जाते हैं, और उसमें जो ये अधिकार 3 अधिकार जो दिए गए हैं उनको उस पर वो लागू नहीं होते हैं, एक अपवाद के रूप में है। और इसके अंतर्गत मैंने बताया आपको किस तरह से टाइम टू टाइम जो है ज़रूरत के अनुसार कानून जो है निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं। कुछ तो अभी भी लागू हैं और कुछ जो है वो उनको समाप्त कर दिया गया है। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है जो 19 से लेकर 22 तक है, और इसमें बृहद रूप से चर्चा की गई है। 19 के अंतर्गत 6 और स्वतंत्रताओं की बात की गई थी, फिर 20, 21 और 22। इसके बाद हमारा आता है तीसरा मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके अंतर्गत जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। और इस उपबंध के द्वारा शोषण पर रोक लगाया गया है, जिसके लिए संविधान जो है कुछ व्यवस्थाएं करता है, जैसे कि अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बलपूर्वक श्रम पर को निषेध किया गया है। और इस अधिनियम के द्वारा 2 बातें कही गई हैं। पहला, मानव तस्करी पर यह प्रतिबंध लगाता है, अर्थात इसके द्वारा पुरुष, महिला एवं बच्चों की जो खरीद पोस्ट नहीं किया जा सकता। और इसी उपबंध के तहत संसद ने 1956 में अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम उपबंध किया गया था, और इसके द्वारा मानव तस्करी को अपराध घोषित किया गया है। मतलब मनुष्यों को खरीदना और बेचना, इस पर को प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत
कि यह अनुच्छेद जबरन श्रम के एवं बिना मजदूरी के श्रम पर भी रोक लगाता है और इसे रोकने के लिए भारतीय संसद ने कई अधिनियमों का निर्माण किया है, जैसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेकेदारी मजदूरी अधिनियम 1970 और समान वेतन अधिनियम 1976। तो ये सारे कुछ जो है कानून भारतीय सरकार के द्वारा बनाए गए हैं मानव तस्करी को रोकने के लिए, जबरन श्रम को रोकने के लिए। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इसका एक अपवाद यह है कि यदि राज्य चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनिवार्य श्रम योजना चला सकता है और उसमें बिना मजदूरी का भुगतान या जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी लोगों को कर सकता है कानून बनाकर। दूसरा जो है, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि सरकार बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के आधार पर जो है अनिवार्य श्रम को लागू करे। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 24 जिसके अंतर्गत कारखानों आदि में बाल श्रम को निषेध किया गया है या रोका गया है और इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना या अन्य किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं, जैसे बाल श्रम अधिनियम 1986, बच्चों का रोजगार अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खाद्यान्न अधिनियम 1952, श्रम रोपण अधिनियम 1951, पानी के जहाज व्यापार अधिनियम 1958, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1951, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम 1966। तो इस तरह से उपयुक्त अधिनियमों के द्वारा बच्चों को खतरनाक कामों से हटाते हुए उस पर रोक लगाया गया है। परंतु अक्टूबर 2006 में यह अधिनियम पारित किया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी जगह काम करने पर रोक लगा दिया गया है। तो ये था हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, जिसका वर्णन 23 और 24 अनुच्छेद में किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उसकी चर्चा। इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में जो हमारे और बचे हुए जो 3 अधिकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 33, 34 और 35 की भी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न रख सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।